नमस्कार, न्यूज 360 देख रहे हैं आप। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट होगी। सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर, जो कि अच्छी खबर कही जा सकती है, वो आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन सीमा से एक अहम खबर, LAC से हट रही है चीनी सेना पीछे। जी हां, LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की जो नई तस्वीरें, जो नए सबूत सामने आए हैं, उनमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि चीन के सैनिक अपने जो बंकर हैं उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। यानी चीन के सैनिक वापस लौट रहे हैं। जिस तरह का करार हुआ था भारत और चीन के बीच, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी बताया था, अब वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास से चीन की सेना वापस जा रही है और तस्वीरों के जरिए इसके संकेत, इसके सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। चीनी सेना PLA पर अपना टेंट हटा रही है और जो ट्रक हैं वो लौट रहे हैं पीछे की ओर। और जिस जगह पर पिछले कई दिनों से कब्जा जमा रखा था चीन ने, उस जगह पर बने जो अस्थायी निर्माण थे, जो टेंट्स थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, संकेत और पुख्ता तौर पर जो बात रक्षा मंत्री ने कही थी, वो अब कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर सामने आ रही है। जी, ये जो डिसंगेजमेंट है, ये फेज 1 है डिसंगेजमेंट का। पैंगोंग लेक में नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक में जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, वो डिसंगेजमेंट का पहला विजुअल है जो डिसंगेजमेंट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते के एंड तक ये मुनासिब है कि ये डिसंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर मिलिट्री कमांडर्स बैठेंगी। ये 10वीं मिलिट्री कमांडर्स की मुलाकात होगी और इसमें डिसंगेजमेंट का नेक्स्ट फेज होगा। यानी डिसंगेजमेंट 3 जगह से, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग प्लेन से, यहां से डिसंगेजमेंट की बात की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जो डिसंगेजमेंट का पैक्ट अनाउंस किया गया था, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया था, उसका जो बेसिक फोकस था, जो कोर था, वो ये था कि नॉर्थ बैंक, जिसके आप विजुअल इस वक्त देख रहे हैं, नॉर्थ बैंक में चाइना की फोर्सेस फिंगर 8 के ईस्ट में चली जाएंगी और भारत की फोर्सेस फिंगर 3 पे रहेंगी। वहां एक हमारा परमानेंट पोस्ट है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो नॉर्थ बैंक में है, वहां पे जो अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड हैं, उसको रिमूव कर दिए जाएंगे। अब फिंगर क्या होती है? अगर आप इस पूरे विजुअल को, पैंगोंग लेक को अगर आप एक सैटेलाइट पिक्चर देखें, तो नॉर्थ बैंक पे आप माउंटेन देखेंगे। वो माउंटेन्स बेसिकली एक 8 ऐसी माउंटेन रेंजेस है, जो अगर ऐसे विजुअल देखे जाते हैं तो वो फिंगर की तरह लगती हैं और पाम बेसिकली जो पैंगोंग लेक है वो लगती है, इसलिए इसे फिंगर कहा जाता है। तो ये डिसंगेजमेंट एक पॉजिटिव न्यूज है, एक खबर है जो सबके लिए अच्छी है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे 2020 के अंदर चाइना के जो एग्रेसिव रुख की वजह से रिश्ते तो खराब हुई, पर भारत के जो 20 सोल्जर्स थे वो भी मार्टर हुए। चाइना के भी सोल्जर्स काफी मार्टर हुए, पर चाइना जैसा चलता है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट उसका तरीका है, तो उसने कोई नंबर नहीं दिए। बल्कि मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही जो रूस की जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी है टास, उसने एक खबर छापी थी जिसमें कहा था कि चाइना के 45 सोल्जर्स इसमें मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं एक चाइना के लिए एक बड़ी एक बुरी खबर है, और ये एक तरह से सबक भी है कि वो भारत से कहीं ना कहीं भिड़े ना, क्योंकि ऐसा ही उसका हश्र होगा। और चाइना का अगर हम रुख देखें, पिछले साल भारत के साथ ही नहीं, ताइवान, हांगकांग, आसियान देश, जापान, सबके साथ कहीं ना कहीं एग्रेसिव चेहरा रहा है। ये साल अच्छा हो सकता है अगर चाइना अपनी हद से बाज आ जाए। बल्कि एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल भारत ब्रिक्स का चेयर है। ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है और उसके अंदर चीन भी है। तो अगर ये फिजिकल समिट होता है तो भारत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक तरह से, जिस तरह से भारत की एक दबाव की भी रणनीति थी, उसका भी साफ तौर पर असर नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिद्धांत आपका, तमाम अहम जानकारी के लिए। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि किस तरह से इस वक्त वहां पर डिसएंगेजमेंट का जो पहला फेज है वो शुरू हो चुका है, चीनी सेना वापस हटती हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टूल किट केस
लगातार चर्चाओं में और दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में जुट गई है। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जाते हैं जिसे दिशा रवि ने तैयार किया था, लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को 10 दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जबकि निकिता जैकब जो कि एक वकील हैं, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ। तो 13 फरवरी को दिशा की बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई। शनिवार का दिन था और पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की वहां से गिरफ्तारी हुई। उन पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप था। अब यह टूल किट होती क्या है? टूल किट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें चरणबद्ध तरीके से किसी एक्टिविस्ट तरीके को या फिर किसी योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाता है, उनकी जानकारी साझा की जाती ताकि वो इफेक्टिव हो, वो दस्तावेज सबको एक्सेस हो। अब ये वही टूल किट था जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में शेयर किया था, ऐसा पुलिस का आरोप है, जिसे बाद में ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया था। दिशा को इसके बाद 5 दिन की रिमांड मिली और बाद में उनके साथियों, जिनका हमने जिक्र किया, निकिता जैकब और शांतनु की तलाश अब भी जारी है। ये दोनों उसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जाते हैं जिसे दिशा रवि ने क्रिएट किया था। अब टूल किट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलुक और को 10 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है और साइबर सेल ने शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जबकि निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात मुंबई में कोरोना की चिंता की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का फिर से खतरा मंडराने लगा है और ये अथॉरिटी की तरफ से ये साफ तौर पर सख्त संदेश मिले हैं। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह चेतावनी दी है कि अगर मुंबई के लोग जो कि लोकल में सफर कर रहे हैं, जो सार्वजनिक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर नहीं संभले, यानी अगर उन्होंने मास्क का और बाकी एहतियात का पालन नहीं किया, तो लॉकडाउन फिर से इस महानगर में लग सकता है। ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे, ऐसा सामने आ रहा है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह भी सामने आ रहा है और यही वजह है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर यहां पर बढ़े हैं। चेतावनी दी गई है कि मुंबई के लोगों पर निर्भर करता है कि वो स्थिति को सुधार लें, नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। थोड़ी चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। सोशल मीडिया न्यूज़ पे अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, टोपे सर, मुख्यमंत्री उद्धव जी, उन्होंने चिंता जताई है और उनको यही तो लग रहा है कि ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद लॉकडाउन हो सकता है। और जो बात हम कह रहे हैं कि अथॉरिटीज ये संकेत दे रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने लोगों को आगाह किया है। सरकार कुछ कठोर फैसला ले सकती है, साफ तौर पर अजीत पवार ने कहा है और कहा कि इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़े हैं और इन सब के बीच यहां के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे भी काफी चिंतित हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,365 नए केस सामने आए हैं और पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21,000 के करीब पहुंच गई है। आणि आपल्यातले अनेक जण त्याच्यातलं त्यांना गंभीरताच राहिलेली नाहीये, त्याच्यामध्ये काही कठोर निर्णय कदाचित घ्यावे लागतील, त्याच्याबद्दलची मानसिकता नागरिकांनी तयार ठेवावी। जर का नाही नियंत्रण करू शकलो आपण तर मग लॉकडाऊनच्या परिस्थितीला जावं लागतं, ते जायचं नाहीये, अजिबात जायचं नाहीये, हेही तेवढंच आमचं लक्ष आहे
आणि त्यामुळं या सगळ्याच गोष्टी जरा नियंत्रणात कशा राहतील याकडे अधिक बारकाईने लक्ष द्यावं लागेल. तो कोरोना बिल्कुल गया नहीं है, इसलिए इसमें एहतियात बरतना बिल्कुल न भूलें. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात किसान आंदोलन की, जो कि 83 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी समाधान की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा है. ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं. एक तरफ इस आंदोलन की वजह से जनता परेशान है, कच्ची सड़कों पर जाम लगा हुआ है और इसके साथ ही जो एक अहम बात है कि गाजियाबाद की 3 करोड़ की आबादी इससे परेशान है. इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. उत्तराखंड और पंजाब को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद है. हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी दुगनी हो गई है. कई लोग ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें समय की बचत तो हो रही है, लेकिन ये रास्ते बेहद खतरनाक हैं. पिछले 83 दिनों से परेशानी झेल रहे लोगों ने किसान आंदोलन पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. आंदोलन खत्म होने का सभी को इंतजार है. कच्ची सड़क पर बाइक, टूटे फूटे रास्तों पर साइकिल. इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी गांव की तस्वीर है जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां लंबी चौड़ी सड़क होने के बावजूद लोग टूटी फूटी सड़क से गुजरने के लिए मजबूर हैं. इसकी वजह है दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसानों का आंदोलन. उत्तराखंड और पंजाब को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद है. 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किला हिंसा के बाद बॉर्डर की बैरिकेडिंग कर दी है. जाम पड़ा है सारा, तो घूम कर जाना पड़ा है. निकल रही है गाड़ी, ड्यूटी पर जाना पड़ता है. सर क्या करें, और कोई रास्ते नहीं है. उधर से जाना पड़ता है तो वहाँ जाम में फंस जाते हैं. इधर से जाते हैं मोहन नगर से तो इधर भी जाम में फंस जाते हैं. एक ये रास्ता मिला है, इस पर ही जाते हैं निकल के. हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. कई लोग ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें समय की बचत हो रही है, लेकिन ये रास्ते खतरनाक हैं और इससे पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है. सुरक्षा के लिहाज से ये रास्ता ठीक नहीं है. धूल मिट्टी और टूटी सड़कें कभी भी दुर्घटना की वजह बन सकती है. दिल्ली के आसपास करीब 3 करोड़ की आबादी है. देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर इन रास्तों से, ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है चलाने के लिए, क्योंकि पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, और उसके बावजूद भी लोग अपनी ड्यूटी, अपने काम पे जाने के लिए मजबूर हैं. राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर. आने वाले दिनों में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर आ सकती है. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है. क्या है पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह. अनुराग, पूरी जानकारी दें. वित्त वर्ष 2020 के लिए जो ईपीएफ की दर थी वो 7 साल के निचले स्तर पे है, 8.5% है. और अभी जो हमें हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जो वित्त वर्ष 2021 के लिए जो दरें तय करनी है वो जो है वो 8.5% से कम होगी, ये बात तय है. और इसका जो ऐलान है वो 4 मार्च को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की जो बैठक है उसमें किया जाएगा. तो ये जो 6 करोड़ सब्सक्राइबर है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार जो ईपीएफ की रेट है उसमें कमी हो रही है. वित्त वर्ष 2014, 15, 16 में जो 9.5% तक की दरें थी वो घट के अब 8.5% हो गई है, और उसके बाद और कमी होगी. तो कहीं ना कहीं जो 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके ऊपर असर होगा. और इसके पीछे वजह ये है, 2 बड़ी वजह बताई जा रही है कि दरों में कमी होगी, क्योंकि कमाई पर असर हुआ है ईपीएफओ के. एक जो कमाई पर असर हुआ है उसकी वजह ये है कि जो कंट्रीब्यूशन होता था सब्सक्राइबर का वो कम हो गया कोविड के दौरान, क्योंकि सरकार ने भी छूट दी थी नियोक्ता को 12% की जगह 10% तक कंट्रीब्यूशन करने की. इसके अलावा जो विड्रॉल हुए हैं वो काफी बड़ी अमाउंट में हुए हैं. अभी जो 31 दिसंबर तक का आंकड़ा था उस आंकड़े के मुताबिक 73,000 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल हो गया था 2 करोड़ लोगों के द्वारा, और ये आंकड़ा 31 मार्च तक आते आते करीब 85,000 करोड़ हो जाएगा. तो इन सब वजह से कमाई पर असर हुआ है. तो ये वजह है कि जो
वित्त वर्ष 2021 के लिए जो आपको अपने ईपीएफ पे ब्याज मिलेगा वो 8.5% से कम होगा। तो अब सबसे जरूरी ये देखना होगा कि कितना कम मिलेगा, 5 बेसिस पॉइंट, 15 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए अनुराग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। आज लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया है। यह देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा भाव है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 89 के पार, मुंबई में 95 के पार पहुंच गया है। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 बार बढ़ चुकी हैं। इसके पहले जनवरी में दाम 10 बार चढ़े थे। कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर पेट्रोल डीजल के दाम पर देखा जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज उतार चढ़ाव भरे माहौल में बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली। ऊपरी स्तर से निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा लुढ़का तो सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी डे हाई से 600 अंक फिसल कर बंद हुआ।